अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है उन सब लोगों के लिए हु आर गोइंग टू अपीयर इन एफसीपीएस पार्ट 1 एग्ज़ाम। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से हम पार्ट 1 एग्ज़ामिनेशन की जो तैयारी है देखिए वो कम से कम टाइम के अंदर जो है वो कर सकते हैं और बहुत बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। देखिए जो हमारा पासिंग रेशो जो है उसको बढ़ा सकती है। ठीक है, तो एफसीपीएस पार्ट 1 एग्ज़ाम को लेकर हमारे जहन में बहुत सारी क्वेरीज़ होती हैं कि हमने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन जो है वो कितनी देर पहले स्टार्ट करनी है, हमने उसके लिए कौन कौन सी बुक्स को यूज़ करना है, हमने उन बुक्स को कितना जो है वो थॉरली स्टडी करना है सो दैट वी कैन पास द एग्ज़ाम इन अवर फर्स्ट अटैम्प्ट। हमें कौन सी एमसीक्यू बुक्स चाहिए, हमने उनको कितनी दफ़ा रिवाइज़ करना है, हमने टाइम को मैनेज कैसे करना है, हमने एक दिन में कितने घंटे देने हैं एग्ज़ामिनेशन की तैयारी के लिए देखिए सो दैट वी कैन पास द एग्ज़ाम इन फर्स्ट अटैम्प्ट। तो हमारा जो मेन गोल होता है वो यही होता है कि हम एक दफ़ा अच्छी प्रिपरेशन करके एक ही दफ़ा में एग्ज़ाम को जो है वो पास कर लें सो दैट ना तो हमारे पास इतना टाइम है कि हम बार बार एग्ज़ाम के लिए अपीयर हों और साथ में वैसे भी फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे ठीक है कि हर दफ़ा जो है वो उस तरह से हम लोग तैयारी नहीं कर सकेंगे ठीक है जिस तरह हम पहली दफ़ा जो है देखिए जितने जो है वो स्पिरिट के साथ हम पहली दफ़ा जो है वो प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, तो इंशाल्लाह अगर आप सारी गाइडलाइंस को फॉलो करेंगे ठीक है तो यू कैन पास द एग्ज़ाम वेरी इजीली। ठीक है, अब इंटरनेट के ऊपर और आपने लोगों से भी सुना होगा बहुत ज़्यादा कि कोई कहता है कि मैंने एग्ज़ाम के लिए तैयारी सिर्फ 1 महीने में की, कोई कहता है सिर्फ मैंने जो है वो 15 दिन में तैयारी की, कोई कहता है मैंने 3 महीने लगाया और कोई कहता है कि मैंने बहुत ज़्यादा पढ़ा, मैं तो 6 महीने से जो है वो पढ़ना स्टार्ट किया हुआ था और फिर जाके मेरा कहीं एग्ज़ाम क्लियर हुआ। सो इट ऑल डिपेंड्स कि आपका बैकग्राउंड नॉलेज कितना है। ठीक है, कि आपने जो 5 इयर्स ऑफ एमबीबीएस में स्टडी किया है उसमें आपकी बेसिस कितनी स्ट्रॉन्ग है, उसकी बेस पे आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि आपको प्रिपरेशन के लिए कितना टाइम लगेगा। ठीक है, तो इस वीडियो के अंदर मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगी ठीक है, क्योंकि मैंने एफसीपीएस पार्ट 1 एग्ज़ाम जो था वो सिर्फ 40 डेज़ के अंदर प्रिपेयर करके दिया था और अल्हम्दुलिल्लाह आई पास इन माई फर्स्ट अटैम्प्ट। सो आई एम शेयरिंग माई एक्सपीरियंस। तो आपको जो है वो ये बिल्कुल टिप्स फॉलो ज़रूर करें, लेकिन इट डज़ंट मीन कि अगर आप ये फॉलो नहीं करेंगे तो यू कैन नॉट पास द एग्ज़ाम, या अगर आपकी स्ट्रैटेजी कोई और है तो आप एग्ज़ाम को पास नहीं कर सकते। हर किसी की स्ट्रैटेजी जो होती है वो अपनी होती है। ठीक है, तो आपने जो है वो सिर्फ गाइडलाइंस जो हैं उनको अपने जहन में रखना है और फिर उसके बाद आपने अपने तरीके से जिस तरह से आप स्टडी आपको लगता है बेहतर तरीके से कर सकते हैं, जिस तरह आप टॉपिक को ग्रास्प कर सकते हैं, यू हैव टू डू इट इन दैट वे सो डैट वो आपके दिमाग में बैठे और आप अपने उस नॉलेज को यूटिलाइज़ कर सकें एग्ज़ाम डे पे। ठीक है, तो एफसीपीएस पार्ट 1 एग्ज़ामिनेशन जो है ठीक है वो हमारे लिए इसलिए इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि जिन्होंने पाकिस्तान में रह के आगे स्टडी को कंटिन्यू करना है, आगे जो है अपना करियर जो है वो स्टार्ट करना है, उनके लिए ज़ाहिर है पार्ट 1 हमारे पास एक मेन चीज़ होती है कि हम पार्ट 1 एग्ज़ाम दें और उसके बाद हमें इंडक्शन मिले और हम जो है अपनी रेजिडेंसी जो है वो स्टार्ट करें। ठीक है, और फिर ग्रेजुअली जो है वो रीच टूवर्ड्स आवर गोल, जो भी हमने अपना गोल सेट किया होता है। ठीक है, बिकॉज एवरीवन कैन नॉट अफोर्ड कि वो बाहर के टेस्ट दे और फिर जाए, और बाहर भी अब इतना स्कोप किस चीज़ का रह गया किस चीज़ का नहीं, सैचुरेशन इतनी ज़्यादा है, तो ये चीज़ें सारी कॉम्प्लिकेटेड हो चुकी हैं। ठीक है, लेकिन यू मस्ट हैव अ प्लान बी इवन इफ़ यू आर गोइंग टू अपीयर इन एन फॉरेन एग्ज़ाम, तब भी आपके पास प्लान बी होना चाहिए। ठीक है, तो पार्ट 1 एग्ज़ामिनेशन की तैयारी हमें कहीं ना कहीं किसी न किसी स्टेज पे करनी पड़ जाती है। ठीक है, सो उसके लिए आपके जहन में होना चाहिए। ठीक है, और अगर आप इन गाइडलाइंस को फॉलो करेंगे तो आई एश्योर यू कि इंशाल्लाह अगर आप डेडिकेटेड होंगे तो आप फर्स्ट अटैम्प्ट में एग्ज़ाम को क्लियर कर लेंगे। ओके, सो वीडियो को ज़्यादा प्रोलॉन्ग करने से पहले हम अब चलेंगे कि हमें कौन कौन सी बुक्स चाहिए पार्ट 1 एग्ज़ाम को प्रिपेयर करने के लिए। ठीक है, सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक्स ठीक है जो कि मैंने यूज़ की थी और जो ज़्यादातर जो हैं वो कैंडिडेट्स जो हैं वो यूज़ कर रहे होते हैं, और जो बेसिक हमारी जो बेसिस बनाएंगे ठीक है उनमें आ जाती है हमारी फर्स्ट एड होती है, बीआरएस फिजियोलॉजी जो है वो फिजियो के लिए हो जाएगी। पास्ट पेपर्स के लिए हम 2 बुक्स को ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, एसके सीरीज़ और डबल ए नोट्स जो हैं उसके जो क्विक हिंट्स जो पॉइंट्स होते हैं कि दे आर वेरी इंपॉर्टेंट रिगार्डिंग द एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, तो फर्स्ट एड जो है हमारी सबसे पहले सबसे इम्पॉर्टेंट बेसिक बुक है। तो फ़र्स्ट एड को अगर हम देखें तो फ़र्स्ट एड को अगर आपने देखा हो तो उसमें क्या है कि सिस्टम वाइज जो है ना वो डिवाइड किया हुआ है उन्होंने बुक को। ठीक है, तो हमारे लिए जो है वो इम्पॉर्टेंट ये है कि हमने जो है वो एनाटमी भी करनी है, फिजियो भी करनी है, एम्ब्रियो भी करनी है, आई भी करनी है, ये मतलब एवरी टॉपिक ठीक है एवरी
सब्जेक्ट, ठीक है, जो कि हमने अपने 5 ईयर्स में जो था वो पढ़ा था, उसको हमें यहाँ पर आकर रिवाइज़ करना पड़ेगा। एंड डिपेंडिंग अपॉन आवर स्पेशलिटी कि हमने किस स्पेशलिटी का एग्ज़ाम देना है, हमारे लिए कोई एक जो है वो, जैसे अगर मेडिसिन एंड अलाइड में देना है तो फिर मेडिसिन पे हमें थोड़ा सा ज़्यादा ग्रिप आ जाती है। इस तरह से अगर हम सर्जरी में देना है तो हम सर्जरी के ऊपर थोड़ी ज़्यादा ग्रिप देनी पड़ेगी। गायनी ऑब्स में हमें थोड़ा सा गायनी को टच करना पड़ता है। लेकिन जो बेसिस कवर करती है, जो आपके पेपर 1 को कवर करती है और मोस्ट ऑफ पेपर 2 को कवर करती है, उसमें आपकी फ़र्स्ट एड USMLE स्टेप 1 जो है वही सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो बुक है, ठीक है। अब फर्स्ट एड का क्या सीन है कि फ़र्स्ट एड जो होती है ना, उसमें मैंने अभी बताया कि सिस्टम्स हैं, ठीक है। तो उन सिस्टम्स को हमने किस तरह से स्टडी करना है, इसके लिए 2 स्ट्रैटेजीज़ हो सकती हैं। या तो आप ये कर सकते हैं कि आप जो हैं वो सारे जो एनाटमी है उनको इकट्ठा कर लें, ठीक है, एमव्यू को इकट्ठा कर लें, यानी कि आपने कोई अपने टाइम ड्यूरेशन में 5 डेज़ कर लिया कि 5 डेज़ के अंदर मैंने सिर्फ एनाटमी करनी है, ठीक है। तो उस 5 डेज़ में आपने सारे जो सिस्टम्स हैं उनकी एनाटमी को देख लिया, ठीक है, और फिर आपने कह दिया कि मैंने अब 3 दिन के अंदर एमव्यू करनी है, ठीक है, तो हमने सारे सिस्टम्स की एम्ब्रियोलॉजी को देख लिया, ठीक है। या फिर यू कैन ऑल्सो डू इट इन अनदर वे। देखिए, जिस तरीके से मैंने किया था तो मैंने पूरा सिस्टम को लेके चली थी कि मैंने 2 डेज़ जो थे वो हर सिस्टम के लिए रखे थे कि 2 दिन के अंदर मैंने एक सिस्टम कंप्लीट करना है। बिकॉज़ हम बिल्कुल जो है वो ज़ीरो स्टेज पर नहीं होते हैं, ठीक है, हमारे पास कुछ बैकग्राउंड नॉलेज जो है वो हमारा पड़ा हुआ होता है। फिर हमने हाउस जॉब भी की होती है, वहाँ पर भी हमारा क्लिनिकल नॉलेज भी जो है वो साथ में ऐड हो जाता है। सो वी डोंट हैव टू स्टार्ट फ्रॉम ज़ीरो, ठीक है। तो इसलिए क्या होता है कि हमने तकरीबन 2 दिन में, अगर थोड़ी सी आपकी स्पीड स्लो है तो 3 दिन के अंदर आप एक सिस्टम जो है वो ईज़िली कवर कर सकते हैं, ठीक है। करना उतना ही है जितना फ़र्स्ट एड के अंदर लिखा हुआ है, और फर्स्ट एड की कोई लाइन छोड़ने वाली नहीं होती। फ़र्स्ट एड की एवरी लाइन जो है वो इम्पॉर्टेंट लाइन होती है, ठीक है। सो हमने जो है वो 3 दिन के अंदर अगर एक सिस्टम को कंप्लीट कर लिया, ठीक है, जैसे हमने CVS को स्टार्ट किया तो हमने CVS का देख लिया, एनाटमी क्या है, क्योंकि बेसिकली एनाटमी वगैरह के सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो 2 से 3 पेजेस जो है ना वो स्टार्ट में आ जाएंगे, फिर 1 पेज एमव्यू का आ जाएगा, फिर फिजियो के 3-4 पेजेस आ जाएंगे, ठीक है। तो ये है, तो फिजियो को भी हम जो है वो साइड पे रख रहे हैं, फिजियो को हम बाद में देखेंगे। अभी हम सिर्फ एनाटमी, एमव्यू और आगे पैथोलॉजी की बात कर रहे हैं, ठीक है, जो हमारे सिस्टम्स में है। सो इस तरह से जो है वो हमने सिस्टम्स को कवर कर लेना है, ठीक है। सिस्टम को जब हम कवर करेंगे, ठीक है, तो बेसिकली अगर हम देखें तो हमारे पास कितने सिस्टम बनते हैं, CNS है, CVS है, रेस्पिरेटरी है, GIT है, ठीक है, रेनल सिस्टम है, आपका एंडो है, एंडो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास तो फिर मिनी टॉपिक्स आ जाते हैं जिनमें मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम आ जाता है, ठीक है, हमारे जो है बोन्स आ जाते हैं, जॉइंट्स आ जाते हैं, लेकिन ये बहुत मिनी टॉपिक्स हैं, ठीक है। सो मेन जो हमारे पास बनते हैं वो 6 से 7 बनते हैं, और अगर हम 2 डेज़ ईच टॉपिक करें, ठीक है, तो ऑलमोस्ट 12 डेज़, और हम इसको एस्टिमेट 15 डेज़ में कर लेते हैं कि 15 डेज़ में हमारा सिस्टम वाला पोर्शन जो है वो कवर हो जाता है, ठीक है। तो 15 डेज़ में हमारा सिस्टम जो है वो ख़त्म हो जाते हैं, देखिए, जो हमारे फर्स्ट एड में जो सिस्टम्स हैं, देखिए, उनको हम 15 डेज़ में कवर कर लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं फिजियो की तरफ। अब फिजियो जो है वो बहुत जो है ना कॉन्सेप्ट्स आपके फिजियो के अंदर क्लियर होने चाहिए, ठीक है, और उसमें भी डिपेंड करता है कि आपकी फिजियोलॉजी की बेसिस कितनी स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। लेकिन नो नीड टू वरी, अगर आप हमने तब नहीं भी आपने अच्छी तरह से किया, ठीक है, तो अभी भी जो है वो वीडियोज़ अवेलेबल हैं, ठीक है, वीडियोज़ के शॉर्टकट्स पे आपको मिल जाएंगे, उनको आप क्विक प्रीव्यू देखते हैं तो आपको जो है वो फ़ौरन से रिव्यू हो जाता है कि हमने क्या पढ़ा हुआ था, ठीक है। सो वो बहुत हेल्पफुल हो जाएंगी। मेरे चैनल पे भी आपको जो है वो फिजियोलॉजी की वीडियोस मिल जाएंगी, ठीक है, तो फिजियोलॉजी की वीडियोस आप देख लें, ठीक है। साथ में आपने जो बुक है हमारी BRS फिजियोलॉजी, अगर आप इसको कवर कर लेते हैं तो फिजियोलॉजी मेजर पोर्शन इज़ कवर्ड, ठीक है। और ये मुश्किल बुक नहीं है, वही सारे कॉन्सेप्ट्स के जो हम पहले पढ़ चुके हैं वही सारे कॉन्सेप्ट्स यहाँ रिवाइज होंगे। और इसमें यह है कि इसमें हर एक अगर आप बहुत स्लो भी हैं तो फिर भी एक सिस्टम जो है उसकी फिजियोलॉजी एक दिन में आसानी से हो जाती है, ठीक है। तो हमने जो है वो BRS फिजियोलॉजी के लिए ऑलमोस्ट 8 डेज़, और इसमें बेसिकली जो है ना जो बेसिक चैप्टर्स हैं वो 6 और 7 चैप्टर्स हैं, ठीक है, जो हमने कवर करने होते हैं, जिसमें सेल फिजियोलॉजी है, CVS है, CNS है, रेस्पिरेटरी, GIT और आई गेस एंडो, ठीक है। सो दीज 7 चैप्टर्स जो होते हैं, लेकिन इनको हमने कवर करने हैं, हमने 8 डेज़ ऑलमोस्ट BRS फिजियोलॉजी के लिए कर लिया, ठीक है। BRS फिजियोलॉजी के साथ हर चैप्टर के पीछे बाद में MCQs हैं, और इन MCQs को आपने करना है बिकॉज दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। वहाँ आपकी उनकी एक्सप्लेनेशन आपने पढ़नी है, वो आपके कॉन्सेप्ट जो है उनको क्लियर करेंगे, ठीक है। अब ये 2 मेन बुक्स करने के बाद हमारा जो है ऑलमोस्ट जो है ना, अगर आप देखें तो हम 70% कवर कर चुके हैं, ठीक है। थ्योरी तो हमने कवर कर ली, ठीक है। अब अगर थोड़ा सा हम आ जाएँ, देखिए, जो हमारे टॉपिक्स ग्रॉस एनाटमी वाले आ जाते हैं कि अपर लिम है, लोअर लिम है, एम्ब्रियोलॉजी का तो हमने कर लिया, अपर लिम, लोअर लिम, एब्डोमेन, पेल्विस, ठीक है, ये वाले टॉपिक्स आ जाते हैं। अब
इसके लिए ज़ाहिर है हमारे पास इतना ज़्यादा टाइम नहीं होता कि हम अपनी जो बेसिक बुक्स थी, कि अगर हमने KLM पढ़ी थी या BD पढ़ी थी तो हम उनको जो है वो रिवाइज़ करें। लेकिन इसमें अब कुछ कुछ टॉपिक्स जो है ना वो इम्पॉर्टेंट, जैसे अपर लिम्स में नर्व्स इंपॉर्टेंट हैं, मसल्स इंपॉर्टेंट हैं। इस तरह से अपर लिम्ब के अंदर जो है उसके डर्माटोम्स, उसकी क्यूटेनियस इनर्वेशन, देखिए इसमें से MCQs आ जाते हैं। इस तरह से अपर लिम्ब के अंदर जो है वो जॉइंट्स जो हैं देखिए उनमें बहुत के बेसिक्स जो हैं देखिए कि कौन सी बोन का फ्रैक्चर होगा, किस पॉइंट पे ह्यूमरस का फ्रैक्चर होगा, तो कौन सी नर्व डैमेज होगी। इस तरह के जो है फ्यू टॉपिक्स हैं, ठीक है, जिनको हम अपने फिंगर टिप्स पे इवन काउंट कर सकते हैं, वो टॉपिक्स हैं जो हमने प्रिपेयर करने हैं। तो इसमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता। आप एक दिन अपर लिम्ब को, एक दिन लोअर लिम्ब को कर लें, एक दिन एब्डोमेन पेल्विस कर लें, ठीक है, और एक दिन हेड एंड नेक कर लें, तो 4 डेज़ जो है हमारी ग्रॉस एनाटॉमी जो है वो कवर हो जाती है, ठीक है। और इन माई चैनल यू कैन गेट वीडियोज़ रिलेटेड टू अपर लिम्ब, लोअर लिम्ब, एब्डोमेन, और सून आई विल अपलोड द वीडियोज़ ऑन पेल्विस एज वेल, पेरिनियम, हेड एंड नेक, ठीक है। तो ये सारे भी कवर हो जाएंगे इंशाल्लाह। सो वहाँ से जो है ना तकरीबन अगर आप वीडियोस देखेंगे तो आपका क्विक रिव्यू होगा और आसानी से जो है वो उसको आप कवर कर लेंगे। सो 4 to 5 डेज़ जो है दे आर इनफ फॉर ग्रॉस एनाटमी। तो ग्रॉस एनाटमी भी कवर हो जाती है। अब जो हमारा मेन जो रह जाता है चंक, और जहाँ पर हमें थोड़ी सी ज़्यादा डिफ़िकल्टी लेवल होता है, वो हमारी न्यूरो एनाटमी है, ठीक है, जिसमें बहुत सारे बच्चे जो वहाँ के स्टक होते हैं कि हाउ टू प्रिपेयर न्यूरो एनाटमी को किस तरह करें, वो बहुत एक जो है ना वो थोड़ा मुश्किल समझा जाता है, ठीक है, बिकॉज़ उसके अंदर जो है ना वो ज़्यादा रट्टा है, ठीक है, तो और उसको थोड़ा टाइम भी लग रहा होता है। तो न्यूरो एनाटमी के लिए यही है कि जो मैंने अपने लेक्चर्स प्रिपेयर किए हुए हैं वो USMLE जो है आपके फर्स्ट एड, ठीक है, उसमें उससे से रिलेटेड एक अलग से बुक है एनाटमी की, ठीक है, जिसके अंदर जो है वो न्यूरो एनाटमी के सेक्शन जो है वो अलग से दिया हुआ है, ठीक है। तो उससे मैंने अपने सारे लेक्चर्स जो है वो प्रिपेयर किए हुए हैं। इफ़ यू वांट टू यू कैन गो फॉर माई लेक्चर्स, ठीक है, और जितना उसमें बताया हुआ है इट इज़ मोर देन इनफ फॉर योर न्यूरो एनाटमी पोर्शन। और अदरवाइज़ यू कैन बाय द बुक और आप वहाँ से भी उसको स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। सो न्यूरो एनाटमी के लिए भी ऑलमोस्ट हमने 3 डेज़ जो है ना वो कर लिए, ठीक है। सो ये ऑलमोस्ट जो है वो हमारा जो हमने ओवरऑल कवर किया, इट नीड्स अबाउट 25 डेज़ जो है वो हमारा हो गए, ठीक है। 15 डेज़ तक हमने सिस्टम्स किए थे, 7-8 डेज़ के अंदर हमने वो कर लिए, और 3 to 4 डेज़ हमने ग्रॉस एनाटमी को दे दिए, ठीक है। तो ये हमारे जो है ऑलमोस्ट 25 to 28 डेज़ जो है वो हो जाते हैं, ठीक है। अब हमारे पास आ जाता है कि हम पास पेपर्स, ठीक है, पास पेपर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर तो आपके पास भी इतने ही टाइम है जितना मेरे पास था 40 डेज़, बिकॉज आई completed my house job in July 2024 and I prepared for only that जुलाई मंथ एंड 10 डेज़ जो थे वो अगस्त के जो थे, ठीक है, तो उनमें जो है वो प्रिपरेशन की और एग्ज़ाम जो था दिया, तो ऑलमोस्ट 40 डेज़ थे, ठीक है। तो अगर आपके पास भी इतना ही टाइम है, ठीक है, या अगर आपने अब प्रिपरेशन स्टार्ट किया फॉर द नवंबर अटैम्प्ट, इवन देन यू कैन प्रिपेयर इंशाल्लाह। सो आपने क्या करना है, पास्ट पेपर्स को पकड़ लेना है, ठीक है, बस फिर आपने पास्ट पेपर्स करने हैं। और आपने स्टार्ट कैसे करना है कि आपने सबसे लेटेस्ट सीरीज़ से स्टार्ट करना है, ठीक है। जिस तरह अब जो है वैसे के गोल्डन 19 जो है वो भी आ गई है, ठीक है, जिसमें अगस्त के पास पेपर्स हैं, ठीक है। तो 19 आपने की, फिर आपने 18 की, फिर आपने 17 की, और इसमें यह है कि सुबह बैठे हैं तो आराम से जो है वो MCQs करते रहें, ठीक है। आप आवरली मॉनिटर करें कि आपने 1 घंटे में कितने MCQs किए हैं, और MCQs को करते जाएँ, और जो MCQs आप नहीं कर पा रहे फर्स्ट अटैम्प्ट में उनको आप मार्क करते जाएँ, ठीक है, उनको बाद में दोबारा देखेंगे, ठीक है। सो इस तरह से आपने एक दफ़ा जो है एज़ मच एज़ यू कैन जितने MCQs आप कर सकते हैं पास पेपर्स के, वो आपने बुक्स जो हैं उनको कर लेना है, ठीक है। सो दिस इज़ द बेसिक्स, ठीक है, कि हमने किस तरह से जो है वो पार्ट 1 की प्रिपरेशन करनी है। अब अगली बात हमारे पास आ जाती है कि आपने स्टडी स्मार्टर नॉट हार्डर, ठीक है, यू हैव टू स्टडी इन अ स्मार्ट वे, ठीक है। अगर आप बड़ी बड़ी बुक्स को पकड़ेंगे और आप उन्हीं को लेके बैठे रहेंगे और आप कहेंगे नहीं जी मैं तो जाके बिल्कुल बेसिक किताब से पढ़ता हूँ, ठीक है, जो इसकी मेन किताब है, जो रिकमेंडेड बुक्स होती हैं, ठीक है, उनसे जाके पढ़ता हूँ, कि मैं जो है वो आप डेविडसन खोल लेते हैं मेडिसिन के लिए, या आप सर्जरी के लिए बेले एंड लव को खोल लेते हैं, या फिर आप एनाटमी के लिए KLM को खोल लेते हैं, ठीक है। इफ़ यू हैव इनफ टाइम गो फॉर दैट, बट इफ़ यू हैव लेसर टाइम देन आपने जो है ना वो क्विक जो है ना वो प्रिपरेशन के लिए जो है वो शॉर्टकट्स देखने हैं, लेकिन उनको फिर वो जो शॉर्टकट्स हैं उनमें फिर कोई गुंजाइश नहीं है कि हम फिर कोई चीज़ स्किप कर दें, ठीक है, फिर उसमें फिर पूरा पूरा काम करना है, ठीक है। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो फ्रस्ट्रेट नहीं होना, अपने आप को बर्डनाइज नहीं करना, बहुत कामली स्मूथली इंशाल्लाह प्रिपरेशन जो है वो हो जाती है, ठीक है, इसमें कोई भी मुश्किल बात नहीं है, ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जो हमारा मेन इशू आता है कि हाउ टू मैनेज द टाइम, हम टाइम किस तरह मैनेज करेंगे।
अब इसमें यह है कि अगर मैं अपना डिस्कस करूँ एक्सपीरियंस, ठीक है। मैं तकरीबन सुबह जो है वो 9 बजे पढ़ना स्टार्ट कर देती थी, ठीक है। और सुबह 9 से फिर स्टार्ट करके बीच में नमाज़ ब्रेक ले ली या फिर खाना वगैरह आपने खा लिया, ठीक है। तो उसके बाद फिर अगर आपके पास 40 डेज़ है तो यू हैव टू स्टडी कॉन्टीन्यूसली। फिर आपके पास ये नहीं है कि आप उठे घूमने फिरने चले गए या थोड़ा इधर उधर हो गए, तो उस तरह का सीन नहीं है। लेकिन इफ़ यू हैव 2 और 3 मंथ्स, ठीक है, देन आप इजीली कामली बीच में आपने जो है वो दोपहर में भी 1 घंटा निकाल के आपने थोड़ा रेस्ट कर लिया, ठीक है, थोड़ा सा जो है वो फैमिली को टाइम दे दिया, तो आपकी जो है ना वो एंटरटेनमेंट साथ हो जाएगी, तो आप थोड़े फ्रेश रहेंगे, ठीक है। तो वो बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन अगर आपके पास कम टाइम है तो फिर ज़्यादा टाइम वेस्ट करने के लिए नहीं है। फिर आप सुबह स्टार्ट करें अपना 9 बजे स्टार्ट कर लें, ठीक है। बहुत ही अगर आपने कर लिया तो 10 बजे स्टार्ट कर लें, ठीक है। उसके बाद स्टार्ट करने के बाद अब फिर आपने फिर कंटिन्यूसली पढ़ना है, ठीक है। बीच में आपने नमाज़ वगैरह के लिए ब्रेक ले ली या खाने पीने का कुछ कर लिया, ठीक है। उसके अलावा फिर आपने पढ़ना है और फ़ोन को ज़रा कम कर देना है, ठीक है। तो इंशाल्लाह फिर टाइम मैनेजमेंट भी आसान हो जाएगी। और जो आपने अपना गोल सेट करना है ना, सुबह आप बैठे हैं, रात को सोने से पहले आपने गोल सेट करके रखना है कि मैंने अगले दिन क्या कौन सा जो है सिस्टम पढ़ना है, कौन सा मैंने जो है टॉपिक स्टडी करना है, कितने एमसीक्यूज़ मैंने करना है, ये आपने रात को डिसाइड करना है सोने से पहले, ताकि आप जब सुबह उठे तो आप इसमें टाइम वेस्ट ना करें कि ओ माय गॉड आज मैंने क्या करना है या मैंने कितना करना है, ये नहीं सोचना। सुबह आपको पता हो कि आपने अब ये काम करना है तो आप आसानी से जो है वो कवर कर सकते हैं, ठीक है। ये टाइम मैनेजमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने प्लान करके रखना है कि व्हाट यू हैव टू डू इन द मॉर्निंग, ठीक है। तो इस तरह से जो है वो हमारा टाइम मैनेज हो जाएगा, ठीक है। फिर रात को कोशिश करें रात की नींद आप लें और दिन के टाइम जो है उसको यूटिलाइज़ करें पढ़ने के लिए, ठीक है। क्योंकि रात के टाइम अगर आप पढ़ भी रहे होते हैं उसकी प्रोडक्टिविटी जो है वो उतनी ज़्यादा बेहतर नहीं होती जितनी कि हम फ्रेश जो हैं रात की नींद पूरी करके फ्रेश उठते हैं और उसके बाद हम जो अपनी स्टडी को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास 3 माह हैं और आप कामली स्मूथली, फिर आप थोड़ा आराम से करें, ठीक है। रात को भी ठीक तरह सोएं, दिन में भी बीच में थोड़ी बहुत ब्रेक ले लें, ठीक है। लेकिन जो आपने अपना दिन का टारगेट सेट किया है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उस टारगेट को जो है वो फुलफ़िल करें, ठीक है। तो टारगेट बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ओके, सो नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कि रिपीटेशंस, हमने किन किन चीज़ों को रिपीट करना है बिफोर गोइंग टू द एग्ज़ाम सेंटर, ठीक है। तो इफ़ यू हैव इनफ टाइम तो एटलीस्ट आपने जो मोस्ट रीसेंट एसके सीरीज़ होती हैं उनको आपने ट्वाइस रिवाइज़ कर लेना है, ठीक है। एक दफ़ा आपने कर ली और दूसरी दफ़ा आपने क्या किया, जो मार्क्ड एमसीक्यूज़ थे जो आप फर्स्ट अटैम्प्ट में नहीं कर सके थे या जो डिफ़िकल्ट आपको लगे उनको आपने मार्क कर लिया और उनको ही आपने जो है वो सेकंड अटैम्प्ट में, अगर आपके पास टाइम कम है तो सेकंड अटैम्प्ट में बस आप उसको रिव्यू करें, उनको देखें जो आपको पहली अटैम्प्ट में जो थे वो मुश्किल लगे थे, ठीक है। तो इस तरह से क्या होगा कि वो आपकी मेमोरी के अंदर जो है वो रीइंफोर्स हो जाएंगे और आप बेहतर तरीके से जो है उसको प्रोड्यूस कर सकेंगे, ठीक है। और अगर आपके पास टाइम है, अगर आपके पास 40 डेज़ हैं जैसे कि मेरे पास थे, फिर तो आपके पास इतना टाइम नहीं होता कि आप हाई यील्ड टॉपिक्स को रिवाइज़ कर सकें। लेकिन देयर इज़ अ टिप क्या है हाई यील्ड टॉपिक्स को रिवाइज़ करने की, AA नोट्स के क्विक हिंट्स जो है, ठीक है, उनसे आप जो है वो हाई यील्ड टॉपिक्स को जो है वो रिवाइज़ करें, ठीक है। तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता, ठीक है। तकरीबन अगर आप 2 से 3 घंटे निकालें तो आप एक पूरा फुल फ्लेज जो टॉपिक है ना उसको कवर कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपके पास टाइम कम है तो आप हाई यील्ड टॉपिक्स को जो है वो क्विक रिव्यू से, क्विक हिंट से कर लें। और मेरी वीडियोस के अंदर भी जो है वो AA के नोट्स जो हैं अगर किसी के पास नहीं है तो आपको जो है वो टॉपिक वाइज मिल जाएंगी, ठीक है। तो आपने जो है उनको देख लेना है और वहाँ से जो है वो प्रिपेयर कर लेना है, ठीक है। साथ साथ उनकी एक्सप्लेनेशन भी मैंने बताई है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या क्या चीज़ें आपने रिपीट करनी है, ठीक है। तो जितना ज़्यादा आप रीइंफोर्स करे होंगे माइंड में उतना ज़्यादा आप अच्छा रिप्रोड्यूस कर सकते हैं इन द पेपर, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ है हमारे पास कि पेपर पैटर्न क्या होता है। अच्छा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर जब तक हमारे जहन में हमारा पेपर पैटर्न क्लियर नहीं ना होगा वी कैन नॉट पुट सो मच एफर्ट कि हम किस तरह से पेपर को पास करेंगे, हमारे जहन में क्लियर ही नहीं है कि हमारा पेपर आना किस तरह का है, ठीक है। और इसके लिए यही है कि हमारे पास जो FCPS एग्ज़ाम का हमारा जो पेपर होता है उसमें 2 पेपर्स होते हैं, पेपर 1 होता है, पेपर 2 होता है, ठीक है। पेपर 1 में बेसिक साइंसेस से मतलब क्या है कि आपकी एनाटमी, फिजियो, एम्ब्रियोलॉजी, ठीक है, और आपके जो फार्माकोलॉजी, ठीक है, इससे रिलेटेड जो आपके सारे जो बेसिक्स टॉपिक्स हैं ना वो जो है वो पेपर 1 में कवर होते हैं। और पेपर 2 जो है वो मेनली आपका स्पेशलिटी बेस्ड होता है कि वेदर यू आर अपेयरिंग इन गायनी एंड ऑब्स, यू आर अपेयरिंग इन सर्जरी, यू आर अपेयरिंग इन मेडिसिन या साइकेट्री, किस का जो आपकी स्पेसिफिक स्पेशलिटी है उसके ऊपर पेपर 2 आपका बेस कर रहा होता है, ठीक है। अगर मैं अपने एक्सपीरियंस की बात करूँ तो मैंने ये देखा था कि मुझे कोई ख़ास बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं फील हुआ था कि ये स्पेसिफिकली पेपर 1 और ये स्पेसिफिकली पेपर 2 है। पेपर 1 जो था उसमें भी कुछ क्वेश्चन ऐसे लग रहे थे ठीक है, जैसे वो स्पेशलिटी बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। और पेपर 1 को अगर आप देखें तो पेपर 1 जो है ना वो ऑलमोस्ट सारी जितनी भी आपकी स्पेशलिटीज़ हैं उनका सेम होता है,
ठीक है। पेपर 2 में जो है वो क्वेश्चन थोड़े से डिफरेंट होते हैं, ठीक है। तो ये 2 हमारे पास पेपर होते हैं और ईच पेपर जो है ना वो हमारा 2 आवर्स का होता है, ठीक है। और बीच में जो है वो तकरीबन हाफ एन आवर की ब्रेक मिल जाती है, उसके बाद जो है नेक्स्ट पेपर जो है वो स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। और पेपर जो है आपका वो कंप्यूटराइज बेस्ड है, ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड पेपर होगा। अब होता क्या है, दोनों पेपर में 100 MCQs होते हैं, ठीक है। और आपका पेपर जब स्टार्ट हो जाता है तो आपके MCQs जो है वो स्क्रीन पे आते हैं। अब आप अपनी मर्ज़ी से उसको स्किप कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको कोई MCQ लग रहा है डिफ़िकल्ट है, इसमें मुझे सोचना पड़ेगा, आप उसको स्किप कर सकते हैं। वहाँ ऑप्शन आ रही होती है नेक्स्ट और स्किप की, यू कैन स्किप दैट। लेकिन एक बात याद रखिए कि अगर आपने उसको एक दफ़ा स्किप कर लिया, यू कैन नॉट स्किप द MCQ अगेन, ठीक है। तो जितने भी MCQs आप वन गो में स्किप करते जाएंगे, एट द एंड जब आपके 100 MCQs कंप्लीट होंगे, यू विल गेट दैट स्किप MCQs बैक। लेकिन जब वो दोबारा आपकी स्क्रीन पे जो है वो पॉपअप होंगे, तब आप उसको जो है वो स्किप नहीं कर सकते, ठीक है। फिर आपने उसको अटैम्प्ट करना होता है, ठीक है। तो इनफ टाइम होता है, 2 आवर्स का टाइम होता है, 100 MCQs को सॉल्व करना होता है, इनफ टाइम होता है, ठीक है। और अगर अपने पेपर का एक्सपीरियंस मैं आपसे शेयर करूं, ठीक है, तो ऑलमोस्ट हमारा जो पेपर 1 था उसमें 75% जो थे पास्ट MCQs रिपीट हुए थे। बट इन पेपर 2 देयर वाज ओनली आई गेस 25% और 30% पास्ट MCQs। बट क्या था कि पास्ट MCQs ऐसे नहीं थे कि फुल फ्लैज उठा के स्टेटमेंट्स ऑप्शन सेम थी, नहीं। लेकिन ये था कि कहीं ना कहीं से घूम के अगर आपने बहुत अच्छी तरह कॉन्सेप्ट्स बनाए हुए हैं ना MCQs के, तो आप वो कर सकते थे अटैम्प्ट, ठीक है। सो थोड़ा सा थ्योरी के ऊपर भी थोड़ी सी रिलेटेड थ्योरी से था कि थ्योरी की ग्रिप कैसी है, लेकिन हो जाता है कवर, ठीक है। सो नथिंग टू वरी। तो ये आपका जो है वो पेपर पैटर्न होता है, ठीक है। तो इस तरह से जो है वो आपने अपने पेपर को अपने जहन में पेपर पैटर्न रखना है, उसकी बेसिस पे जो है वो तैयारी करनी है। अच्छा, FCPS के अंदर उन्होंने हमें मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन नहीं बताई, ठीक है, कि फार्मा का कितना पोर्शन है या फिर बिहेवियर साइंसेज का कितना पोर्शन है या एनाटॉमी का कितना पोर्शन है। JCAT में हमें वो डिस्ट्रीब्यूशन बता देते हैं टॉपिक वाइज कि इस टॉपिक में से इतने MCQs आने हैं, ठीक है। सो ये एक अच्छी चीज़ है कि आपको वेटेज का पता चल जाता है, हम उस टॉपिक को उतनी वेटेज से पढ़ लेते हैं। लेकिन हमें पेपर FCPS के एग्ज़ाम में ये नहीं पता होता, तो हमने एक ओवरऑल सबको जो है वो इक्वली लेके चलना होता है। लेकिन आपकी जो अपनी स्पेशलिटी है जिसके अंदर आप पेपर दे रहे हैं उसको थोड़ा सा ज़्यादा हम पढ़ लेंगे, बिकॉज हम ये कंसिडर करते हैं कि पेपर 2 विल बी दैट फ्रॉम स्पेशलिटी, ठीक है, जो आपने चूज़ की है, ठीक है। सो दिस इज़ अबाउट द पेपर पैटर्न। नेक्स्ट हमारे पास है पासिंग क्राइटेरिया। अब पासिंग क्राइटेरिया क्या होता है हमारे एग्ज़ाम का, कि हमें 75% मार्क्स चाहिए होते हैं इन बोथ पेपर 1 एंड पेपर 2, ठीक है। 75% मार्क्स इन बोथ पेपर 1 पेपर 2 अगर आपके हैं तो इंशाल्लाह आप जो है वो पास होते हैं। सो और ये आप लोग देख सकते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर, बिकॉज आई हैव प्लेस द रिज़ल्ट, ठीक है। और तो इंशाल्लाह आप सब लोग भी जो हैं वो पास हो जाएंगे, ठीक है, इन द फर्स्ट अटैम्प्ट इंशाल्लाह। लेकिन आपने जो है वो सारी गाइडलाइन जो मैंने आपको बताई है उसको फॉलो करना है, ठीक है। और अपने आप को जो है वो इस बात का यकीन दिलाना है कि यू कैन पास इट इन द फर्स्ट अटैम्प्ट इंशाल्लाह, ठीक है। सो पासिंग क्राइटेरिया भी क्लियर हो गया कि 75% मार्क्स आपको चाहिए इन बोथ पेपर 1 एंड पेपर 2 टू पास द एग्ज़ाम, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कि व्हाट विल यू डू, व्हाट स्ट्रैटेजी यू विल वर्क ऑन द एग्ज़ाम डे। सो अब एग्ज़ाम डे जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट डे है, ज़ाहिर है सबसे इंपॉर्टेंट डे है जिसके लिए आपने सारी तैयारी जो है वो की है। सो एग्ज़ाम डे के लिए सबसे पहले जो टिप है वो तो ये है कि आपने अपने एग्ज़ाम से 12 घंटे पहले जो है वो पढ़ना छोड़ देना है, ठीक है। अपने माइंड को रिलैक्स करना है बिल्कुल, ठीक है। बुक्स से बिल्कुल दूर हो जाना है। अब 12 घंटे पहले का मतलब ये है कि अगर आपका पेपर मॉर्निंग में है तो आप रात को अच्छी सी नींद ले लें। अगर आपका पेपर जो है वो इवनिंग टाइम में है, ठीक है, तो फिर ठीक है, आपने रात को अच्छी सी नींद ले ली, सुबह आप उठे, थोड़ा बहुत अगर आपने देखना है तो देख लिया, और उसके बाद जो है 3 से 4 घंटे पहले तो हर सूरत आपने बुक्स को छोड़ के अपने माइंड को रिलैक्स रखना है बिल्कुल, ठीक है। सो दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप, क्योंकि जितना आपका माइंड रिलैक्स होगा उतना अच्छा आप पेपर को अटैम्प्ट कर सकते हैं। सेकेंड थिंग एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ट्रस्ट अल्लाह। जितनी तैयारी भी आपने की है, आधी तैयारी हुई है, पूरी तैयारी हुई है, एक दफ़ा रिवाइज हुआ है, 2 दफ़ा रिवाइज हुआ है, वट एवर, लेकिन यू मस्ट हैव ट्रस्ट ऑन अल्लाह कि इंशाल्लाह आपने जो भी प्रिपेयर किया है अल्लाह ताला आपकी मदद करेंगे, अल्लाह पे ट्रस्ट करेंगे, इंशाल्लाह यू विल नेवर बी डिसअपॉइंटेड। सो आपका जो है एग्ज़ाम इंशाल्लाह बहुत अच्छा होगा। एंड ट्रस्ट ऑन योर एबिलिटीज़ एज वेल, ठीक है, कि अगर आपने इतनी तैयारी की है, ठीक है, तो अपनी एबिलिटीज़ पे भी आपको बहुत ज़्यादा ट्रस्ट होना चाहिए कि इंशाल्लाह यू कैन पास द एग्ज़ाम इन योर फर्स्ट अटैम्प्ट इंशाल्लाह। एंड इवन इफ़ यू आर नॉट एबल टू पास द एग्ज़ाम इन द फर्स्ट अटैम्प्ट, इट इज़ नॉट अ बिग डील, परेशान फिर भी नहीं होना। नेक्स्ट टाइम अपनी शॉर्टकमिंग्स को देखेंगे, किस वजह से आप एग्ज़ाम को पास नहीं कर पाए, उस पर फोकस करें, इंशाल्लाह यू कैन पास द एग्ज़ाम। So this is all about my video, my experience about FCPS exam. I hope this has made all the queries clear in your mind.
If you have any further query, you can ask in the comment box. I am always here to help you out. और मैं बेसिकली ये मैंने वीडियोस बनाई ही इसलिए हैं बिकॉज ड्यूरिंग माय प्रिपरेशन टाइम मैंने बहुत सफ़र किया था कि मेरे पास कोई अच्छी गाइडलाइन हो या मुझे कहीं अच्छे लेक्चर्स मिल जाएं सो दैट आई कैन प्रिपेयर बेटर और कम टाइम के अंदर मैं बेहतर प्रिपरेशन कर सकूं, ठीक है। सो तब मैंने ये जो था वो किया था कि मैं अपना एग्ज़ाम पास करके इंशाल्लाह ज़रूर हेल्प आउट करूँगी। तो अगर आपको ये वीडियोस जो हैं वो हेल्पफुल लग रही हैं तो प्लीज़ इनको शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ सो दैट बाकी भी जो हैं लोग वो इससे